दोस्तों ये न्यूज़ रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ी कि एक पर्टिकुलर इंसान ने एक सारस क्रेन जो है वो पाल नहीं रखा था। बेसिकली उसकी टांग टूट गई थी, खेतों में उसको मिला था। उसने उसकी मरहम पट्टी की और उसको फिर छोड़ दिया उड़ने के लिए, पर वो उड़ा नहीं। उसने क्या किया, उसी के साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। ये जो पर्सन है इसका नाम आरिफ है। इसी के साथ में रहना स्टार्ट कर दिया, इसी की थाली में खाना स्टार्ट कर दिया, इसी के साथ में घूमना स्टार्ट कर दिया। तो रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इशू किया नोटिस और इसके पास से उसको ले गए और फिर उसको ले जाकर एक पर्टिकुलर जू के अंदर में रख दिया। और यहाँ पर ये आरोप भी लगाया गया कि इनके द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हनन किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर इनसे ये सारस भी छीना गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली देखने को मिली। इसके ऊपर अभी अगर बात बताऊं तो बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये इसको अपने पास में रख रहा था और इसकी कई सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। तो उसको देखते हुए अखिलेश यादव साहब जो हैं वो यहाँ पर इससे मिलने पहुंच गए। तो उसके चलते यहाँ पर ये जो है एक नहीं पॉलिटिकल मुद्दा बन गया जैसे यहाँ पर ये इशू निकल कर आया। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा भी इसको कवर कर डाला कि जो यूपी का मिसिंग सारस क्रेन जो था वो यहाँ पर अभी देखने को मिला। तो ये बेसिकली स्टेट पॉलिटिक्स का मुद्दा यहाँ पर बन गया जैसे यहाँ पर अखिलेश साहब जो है इससे मिलने पहुंचे। स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन को और इससे लेकर वो पर्टिकुलर जो सारस है उसको ले जाकर जू के अंदर में रख दिया और बोला गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है हनन किया जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर में जब आप लोग जाओगे तो शेड्यूल 4 के अंदर में यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है यहाँ पर ये, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको ट्रांसपोर्ट किया गया रायबरेली, जो यहाँ पर बेसिकली रायबरेली समसपुर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर उसको बेसिकली देखने को मिला, ट्रांसपोर्ट किया गया। तो अभी ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है एग्जाम के लिए क्या आप लोगों के लिए कोई इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है? देखिए अक्सर आप लोगों से जो पशु पक्षी जो है वो न्यूज़ में रहते हैं उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यूपीएससी बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं हल्का सा। इसका साइंटिफिक जो नेम है यहाँ पर इसको एग्रेस एंटीगोन बोलते हैं। एग्रेस एंड ये बेसिकली ग्रेस एंट्रीगोन बोलेंगे बेसिकली। तो ये एक तरीके से स्टेट बर्ड भी है उत्तर प्रदेश की, तो इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। तो यूपी से अगर आप लोग आते हैं तो याद रख सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया जा रहा है, कितना ये पंख फैलाकर जो इसका आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलता है, इसकी गर्दन क्या क्या इसका पैटर्न देखने को मिलता है, ये तो आप लोगों से नहीं, पर हाँ ये जरूर पूछेंगे जो इंपॉर्टेंट है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको रेड लिस्ट में रखा गया है, वनरेबल कैटेगरी में रखा गया। क्योंकि यूपीएससी आप लोगों से ये नहीं पूछेगी कि अखिलेश यादव गए उसकी वजह से यहाँ पर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और इसको इस तरीके से आप लोगों के सामने कोई नहीं देखेगा। यानी कि ये पॉलिटिकल मुद्दा एग्जामिनर नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के कौन से शेड्यूल से इसको प्रोटेक्शन मिलती है? तो 4th शेड्यूल से इसको प्रोटेक्शन मिलती है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको रेड लिस्ट के अंदर में इसको वनरेबल की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, यानी कि कमजोर कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पाया जाने वाला ये पक्षी है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में यहाँ पर इसको अभी ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये पूरा नोटिस भी था और ये पूरा इशू था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग देखते हैं क्वेश्चन कई बार किस तरीके से आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इसलिए चीज़ों को तैयार रखिए, ठीक है। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे। काफ़ी कुछ आज इंटरेस्टिंग डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखेगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों को नहीं जानने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोग का ज्ञान के साथ साथ में चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता भी आप लोग की विकसित करेगी। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। पहले तो ये बताओ कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, डिसाइड कर लिया? यानी कि क्या क्या आप लोग करने वाले हो उसका मैप आप लोगों ने बना लिया। इसी के साथ में कल का दिन आप लोगों का कैसा था, उसको कितने मार्क्स दोगे? क्योंकि जब तक आप लोगों की टेबल पर टू डू लिस्ट नहीं होगी कि आज क्या करने वाले हो, तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसी को आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि आप लोग जीत न जाए। कितनी मेहनत करी है, कितनी रात आप लोग सोए नहीं हो, कितने जल्दी आप लोग सुबह उठो, जो भी आप लोग करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, जब तक कि आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव ना आ जाए। किसी के सामने रो भी दोगे ना जाकर, वो थोड़ी देर में कहेगा किसी और के सामने जाकर कि हो ना, अरे बड़ा बदलाव, एक लड़कियों की तरह रो रहा था, ठीक है। लड़कियां वैसे ठूठ देते हैं इसमें कि लड़कियां एक तरीके से लड़कियां ही रोती हैं, रोते सब है भाई साहब, दिखाते नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और रोना गलत थोड़ी ना है यार, इसमें अगर मन करता है रोने का तो रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर सक्सेस के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं, वो तब तक नहीं आप लोग को कोई आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेगा जब तक आप लोग अचीव ना कर ले। लोग टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आप लोगों को, पर लेकिन अगर आप लोग बस बिल्कुल पास में पहुंचने वाले हो, जीत कर और पुश कर दे कि चल भाई हो गया बस, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे भाई साहब
जिंदगी में। तो इसलिए अपनी कहानी जो है तब तक लोगों तक न बताएं जब तक कि आप लोग टारगेट पर न पहुंच जाए। उसके बाद में देखना लोग जो है फिर सैल्यूट करेंगे और लोग जो है फिर आप लोगों के पीछे आप लोगों को खड़े हुए नजर आएंगे, वरना तो आप लोगों के राह में रोड़े अटकाते हुए वो मिलेंगे आप लोगों को। और ये अक्सर आसपास के लोग होते हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। समस्या के टाइम पर समझ में आता है कि अच्छा भाई साहब तू था हमने सोचा कोई और होगा तो इसलिए याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अपने टारगेट सही तरीके से बनाकर चलो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ है, अगर एक एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आने वाली 40-50 साल की लाइफ जो है वो इतनी शानदार होगी और बुढ़ापा भी मस्त कटेगा। पर लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर भाई साहब इतना ही रो रो के कटेगा। तो ये बात ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, मजा आएगा आप लोगों का। और जो एंड होगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो का जो एंडिंग पोर्शन होता है लगभग 15-20 मिनट का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके टेस्ट भी होता है, एक छोटा सा छोटू टेस्ट जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बताइए कौन है ये छोटा सा बच्चा खतरनाक बेबी है भाई साहब, ऐसे बच्चे किसी को ना हो क्यों है न्यूज़ में डिस्कस करूंगा अच्छे से, बताइए कौन है। इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है बेसिकली मिर्गी के साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जाता है। मिर्गी यानी कि दौरे पड़ने वाले मिर्गी के सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये पर्पल जो लेवेंडर कलर होता है यहाँ पर, ये रिकॉग्नाइज किया गया है एपिलेप्सी के साथ में कनेक्ट करके, जो कि इसका जो फूल का जो कलर होता है बेसिकली, तो उसके साथ में एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। उन्हें किसी चीज़ के साथ में हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये ब्लू कलर है तो हम लोग देख लेते हैं, अच्छा ब्लू कलर है तो यार ये उसका होगा, मतलब एयरफोर्स का होगा, उस तरीके से हम लोग जो देख लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 26 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जो यहाँ पर एपिलेप्सी है, यहाँ पर ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया भर में देखने को मिलती है। तो 2008 में कनाडा की एक लड़की थी जिसने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, इसको अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो उन्होंने पर्पल कलर इसलिए उठाया क्योंकि दुनिया भर में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो लेवेंडर जो है वो काफ़ी एक ऐसा फूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके से इत्र वगैरह बनाने के लिए भी। तो इससे यहाँ से बातें निकल कर आई कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें और इसके बारे में अवेयर रहे, और इस तरीके की कोई बीमारी होती है तो उसको बढ़ने से भी रोका जा सके। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। आप लोग नोट्स, पीडीएफ और पीवाईक्यूज वाले सेक्शन के अंदर में यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी लवर के नाम से टेलीग्राम है, आप लोग वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो रेगुलर मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज आप लोगों की जो मंथली वीडियो है वो आप लोगों की आने वाली है। फरवरी मंथ की वीडियो आप लोगों की आने वाली है, जो कि लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि जैसे ऐप लॉन्च किया गया था यार इस महीने में, तो इसकी वजह से बहुत सारा शेड्यूल बिजी हो गया था। अगले महीने से आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ टाइम होता है जब कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं बहुत सारी, और सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो एक तरीके से उसकी वजह से मेरा शेड्यूल जो है उसको अलाउ नहीं कर पाया। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आई तो नहीं आएगी, वो आएगी जरूर, ये मैंने आप लोगों को गारंटी दी थी। तो आज शाम को एग्जैक्ट 5 बजे जो वीडियो मैं है अपलोड करूंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। पूरा फरवरी महीने का आप लोगों का करंट अफेयर उसके अंदर में कवर किया जाएगा डिटेल में, तसल्ली के साथ में। तो 5 बजे एग्जैक्ट रेडी रहिएगा। और इसी के साथ में जो एग्जाम को लेकर सीरियस है, वो टेस्ट सीरीज है, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की ऑलरेडी हो चुकी है, और उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया था कल पीडीएफ की फॉर्म में, उसको जाकर चेक कर लेना। बाकी अब यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 ये 9:30 बजे आप लोगों का पब्लिश होगा। कोई क्लास आज नहीं आएगी, बस ओनली टेस्ट होगा आज। पूरे टेस्ट को एनालिसिस करना है और फिर शाम को ये करंट अफेयर की वीडियो भी देखना, ताकि चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे में आप लोगों की चलती रहें। पीडीएफ दोनों जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और इसी के साथ में आप लोगों को ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, तो देख सकते हैं। जिसका ऐप काम ना करे वो studyloverveer.in के नाम से वेबसाइट पर जाना, वहां पर लॉगिन करना, वहां से भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेना, पर लेकिन ध्यान रखना .com मत लगा देना, फिर आप लोग परेशान होते फिरते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 9:30 बजे एग्जैक्ट पब्लिश हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों रिसेंटली ये एक शब्द जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला और कई सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, सर ये क्या है? ये शब्द जो है मतलब पहली बार सुना है। हालांकि जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी उसने ये शब्द जरूर सुना होगा, पर लेकिन फिर भी ये शब्द रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। इसका बेसिकली वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, इसे इंग्लिश में तो ग्यूटिन बोलेंगे और हिंदी में इसको गुलेटिन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको लेजिस्लेटिव पैरलांस, मतलब लेजिस्लेटिव जो बोलचाल भाषा है उसमें इसका क्या मतलब हो जाता है। वैसे अगर आप लोगों को बताऊं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये।
नॉर्मली पुराने टाइम पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर डेथ की सज़ा सुनानी थी तो सबसे एक फास्ट ट्रैक तरीका क्या था कि उसकी गर्दन इसके अंदर में रखो और यहाँ से इस ब्लेड को छोड़ दो ऊपर से, और इधर गर्दन उधर इंसान, यानी कि उसकी एकदम नहीं कहते कि ज़िंदगी ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो वो वाली काम था बेसिकली। यहाँ पर ये शब्द जो है फ्रांस में यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए। तो यानी कि अगर वो नहीं कहते कि आराम आराम से चीज़ें चल रही है, उसे फटाफट ख़त्म करना है, तो ये प्रोसीजर है जो यहाँ पर फॉलो किया जाता था। अभी ये पार्लियामेंट्री जो शब्द हैं उसमें कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में आप लोग सुन रहे हैं तो वहाँ पर अपोजिशन जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर, जैसे अदानी वाला मुद्दा हो गया, राहुल गांधी वाला मुद्दा हो गया, या फिर कोई और मुद्दा ऐसा है जिसको पकड़कर वो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसके चलते सिस्टम क्या है, उसके चलते यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, पावर में तो है, मेजोरिटी है, उसको फटाफट अपने बिल पास कराने हैं, तो वो फास्ट ट्रैक तरीके से उसको क्या करते हैं, बिना डिबेट और डिस्कशन किए हुए उसको बिल को पास करा देते हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, जो अपोजिशन जो है वो चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट जो है उसको फास्ट करने की कोशिश कर रही है। तो पार्लियामेंट्री भाषा में इसको गुलेटिन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि गुलेटिन एक प्रोसीजर है जिसमें फास्ट ट्रैक किया जाता है बिल को पास करने का बिना कोई डिस्कशन के। और ये जब होता है जब अपोजिशन पीछे को खींच रही है और सरकार आगे को धक्का दे रही हो, तो उस टाइम पर ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ का शब्द कहाँ इस्तेमाल कर लिया, यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो इसकी वजह से ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था कि इसका मतलब क्या है, आप लोगों को इसके बारे में बताना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मली तो कहते हैं किसी का सर कलम करना, जो फ्रेंच जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में इसको कैपिटल पनिशमेंट के तरीके से देखा जाता था, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जब वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के तरीके से देखा जाता था, फिलहाल के टाइम पर इस प्रोसीजर को फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर ये। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको फटाफट इंप्लीमेंट करना, एक तरीके से बिना डिबेट और डिस्कशन के ढंग से उसको एक नहीं बिल को पास करा देना। और देखिए गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी तो होती है, आप लोगों को पता है कि वो गवर्नमेंट ही इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसके पास में मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी तो फिर सरकार बेसिकली सरकार पावर में ही नहीं रहेगी, फिर इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने जो भी यहाँ पर सिस्टम चल रहा है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इस शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इस शब्द को अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अब नहीं होगा ना। और फ्रांस से है इसका ओरिजिन, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट देकर पूछेंगे आप लोगों से कि ब्रिटेन से ओरिजिन है। क्योंकि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है वो कहीं ना कहीं आप लोग मतलब जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से ब्रिटेन का सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है। और फिर मेनली तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 का, उसमें से चीज़ें निकाल कर मेनली लाई गई है। और वो चीज़ें किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही थी, पीछे अंग्रेज खड़े थे, तो अंग्रेजों का सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसके चलते आप लोगों से कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जाम में क्या बोल सकते हैं कि ये ब्रिटेन का सिस्टम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ब्रिटेन का सिस्टम है। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ ब्रिटेन का ही होगा, क्योंकि यार वही हमारे ऊपर रूल कर रहे थे कॉमन सेंस से अगर आप लोग देखोगे तो। ठीक है, पर लेकिन गलत हो जाएगा आप लोग आंसर। ओके, तो कंफ्यूजन से बचना है यहाँ पर। ये जो सिस्टम है यहाँ पर बजट जो सेशन होता है उसमें काफ़ी काम करने होते हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस टाइम पर जो हाउस की कमिटीज़ हैं वो धड़ल्ले से अपना काम कर रही होती हैं, और जैसे ही हाउस स्टार्ट होता है तो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में सारी चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर जो एक डिमांड और फॉर ग्रांट है, कौन जो मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, उसका अप्रूवल जो मिलता है तो उसको फटाफट यहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है। तो इसीलिए ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ का शब्द कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ देखता हूँ तो पता नहीं क्यों अंदर से मुझे दुख होता है यार। एक टाइम पर ऐसा था कि हम लोग दुनिया को ज्ञान बांटा करते थे, दुनिया हमारे यहाँ पर एजुकेशन लेने आया करती थी, और हमारे जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम था वो दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था। किसी एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को पता है? देखता हूँ कौन कौन बताता है किसी भी एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी का नाम। देखता हूँ इतना याद है कि आप लोगों को मतलब हिस्ट्री में हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट रिकॉल जरूर करके देखो आप लोग। देखता हूँ कौन कौन बताता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आगे चलते चलते। अभी न्यूज़ क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने जो न्यूज़ एक सेकेंड यार, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है 44 इंडियन जो यहाँ पर प्रोग्राम है उनको फीचर्ड किया गया टॉप 100 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर में बाय द सब्जेक्ट। तो यानी कि अभी जो यहाँ पर रैंकिंग निकाली जाती है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग यहाँ पर होती है। रिसेंटली अभी यहाँ पर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में जो कि सब्जेक्ट के बेस पर रिलीज़ किया गया है, अर्लियर 2022 में यहाँ पर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी के बेस पर रिलीज़ किया गया था। तो ये इनके द्वारा ये बताया जाता है कि कौन कौन सी जो है यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के वाइज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आज की डेट में अगर देखोगे हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो आप लोगों को आज की डेट में ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती है, पर हाँ इंप्रूव हम लोग कर रहे हैं। पर लेकिन एक टाइम पर आप लोगों को पता है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये इस तरीके की यूनिवर्सिटी थी हमारे देश के अंदर में, जग जाहिर है कि दुनिया यहाँ पर पढ़ने आया करती थी। पर लेकिन आज की डेट में हम लोग अपनी रैंकिंग इनमें ढूंढते रहते हैं। अगर रैंकिंग के बारे में बात करें तो 54 एकेडमिक डिसिप्लिन यहाँ पर कवर किए गए। तो यहाँ पर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और फिजिक्स। इसमें हमारी रैंक जो है वो अच्छी देखने को मिली। पर लेकिन टॉप में हम लोग नहीं कभी भी दिख पाते हैं। जैसे टॉप पर कौन है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये USA की है। ये टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलती है और कई सारे लोग जो हैं इसमें पढ़ना अपना नसीब समझते हैं। जैसे तक्षशिला, नालंदा जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसमें लोगों का पढ़ना एक तरीके से नसीब का एक हुआ करता है कि मेरा नसीब है कि अच्छा कि मैं वहाँ पर पढ़ लिया हूँ, ठीक है, या पढ़ ली हूँ। ऐसी आज के टाइम में ये यूनिवर्सिटी है, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको गौर नहीं दी पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अंग्रेजों ने तो तबाह किया पर हम लोगों ने भी ज़्यादा कोई फोकस दिया नहीं उसके ऊपर। सेकंड नंबर पर यूके की है यहाँ पर, जिसको आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बोलते हैं यूके की। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो देश दुनिया पर रूल करता हुआ नजर आएगा, दुनिया में टॉप पर होगा। और यहाँ से आप लोग इनकी परफॉर्मेंस के बेस पर समझ सकते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है क्योंकि हमारे देश के अंदर में कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने डिस्कस भी किया था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट को दर्जा दिया जा रहा है हमारे देश के अंदर में, ताकि वो अपनी जो ऑटोनॉमी रख सकें, अपने हिसाब अपनी चीज़ों को डिसाइड कर सकें। तो इंडिया इंप्रूव किया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में, जिसमें 44 कोर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करें एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेवथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर बेसिकली एंड टेक्निकल साइंस जो है ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। किसके? ये है डेंटिस्ट्री प्रोग्राम के अंदर में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला अमंग द इंडियन जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर 13 रैंक ग्लोबली। IIT कानपुर जो है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर में 87 पर देखने को मिला। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तो अलग अलग सब्जेक्ट में है यहाँ पर, ओवरऑल नहीं है कि आप लोग बोलो कि ओवरऑल रैंकिंग जो है हमारी बहुत अच्छी है। JNU भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सोशियोलॉजी में यहाँ पर 68 रैंक पर है। इनमें से अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, पर लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला। अगर इस रैंकिंग को थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग समझना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर से ही निकाल कर ये लाई गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग रैंकिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये किसकी डिक्लाइन हुई है, किसकी बढ़ रही है, वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर बॉम्बे हो गया, यहाँ पर एक तरीके से खड़गपुर हो गया, साइंस हो गया, IIT जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, IIT जो है मैक्सिमम तो IITs आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, OP जिंदल हो गया। तो ये टोटल इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को इनकी रैंक देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बेस पर यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो रैंक जो है किस तरीके से बढ़ रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, ये पर्टिकुलर जो रैंकिंग है, अब आप लोगों को जैसे ये रैंकिंग कोई प्रस्तुत कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से बनते हैं, न्यूज़ में होता है वो, और आप लोगों से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वैक्यूरियल जो साइमंड जो आप लोगों को यहाँ पर QS जो कि शॉर्ट फॉर्म है, एक US बेस्ड थिंक टैंक है जो कि एनुअल अपनी जो पब्लिश करता है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग भी ये बताता है और इसी के साथ में सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी ये प्रस्तुत करता है। टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं 51 डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर में, और ये एक ऐसी रैंकिंग है इसमें अपनी पोजीशन बनाना एक काफ़ी गर्व की बात भी यहाँ पर मानी जाती है। हायर एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में आप लोग बात करें तो इनोवेशन को देखकर, ग्रोथ प्रोग्रेस को देखकर यहाँ पर आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। QS रैंकिंग जो है वो एक तरीके से एक मेथड फॉलो करती है कि हाँ इसके बेस पर हम लोग रैंकिंग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड है उसमें 6 बेसिकली इनके पैरामीटर हैं जिसके बेस पर ये डिसाइड करते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग क्या होगी। तो ये 6 पैरामीटर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना। इसमें पहला क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, यानी कि ऐसा नहीं है कि इज्जत बेकार हो रखी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एक तरीके से प्रतिष्ठा के बारे में पता होना चाहिए, तो 40% तो उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर ले जाती है।
एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है यहाँ पर, यानी कि जो एम्प्लॉयर यानी कि जॉब देने वाला जो यूनिवर्सिटी का ओनर है उसकी एक तरीके से रेपुटेशन कैसी है। फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है, यानी कि ऐसा नहीं कि पता चला वहाँ पर स्टूडेंट तो भरे पड़े हैं पर फैकल्टी ही नहीं है पढ़ाने वाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइटेशन पर फैकल्टी, यानी कि जो कई बार अपनी रिसर्च जो पब्लिश करते हैं वो किस तरीके के हैं यहाँ पर, फैकल्टी क्या उसमें अपना पोजीशन ला पाती है, यानी कि फैकल्टी भी ऐसा नहीं कि कोई भी आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दे, उसकी एक पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो कैसा है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार हमारे देश के अंदर में हम इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे देश में ना के बराबर देखने को मिलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो भी हमारे देश के अंदर में जो विद्यार्थी हैं इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र का अनुपात है वो भी कम देखने को मिलता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम लोग को यहाँ पर पीछे ढकेल देती है। यानी कि ये जो रैंकिंग है इन 6 पैरामीटर को चेक कर प्रस्तुत की जाती है, इन 6 पैरामीटर के बेस पर ये रैंकिंग जो है वो सामने निकल कर आती है, और ये रैंकिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को बताती है कि किस तरीके से कौन कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। हम लोग इस रैंकिंग में इंप्रूव कैसे कर रहे हैं, इसके लिए क्या हम लोग बैकग्राउंड में कोई काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में, मैं बोलूँ आप लोगों को कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को जाकर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, हर एक बच्चे ने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पर लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि अब उनकी, जब यहाँ पर रैंकिंग की बात करेंगे, पढ़ाई में जब नंबर की बात करेंगे, उनका नंबर ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना मैंने बोला था उससे ज़्यादा एफर्ट उन्होंने डाला है। तो इसीलिए जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वो अक्सर आप लोगों को जो है अक्सर सक्सेस जो है उनको मिलती नजर आती है। तो हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, तो हम लोगों ने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है स्कीम निकाली, जिसमें हम लोगों ने कई सारे सिस्टम जो है वो इंक्रीज किए। यहाँ पर अपने लगभग 20 इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर वर्ल्ड क्लास टीचिंग रिसर्च बनाने के लिए यहाँ पर उनको एक दर्जा दिया, उनको पैसा दिया, उनको ऑटोनॉमी दी, उनको अपने आप अपनी चीज़ें डिसाइड करने का मौका दिया। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे यहाँ पर। दूसरा क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एम था इंट्रोड्यूस करने के लिए कई सारे चेंजेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तीसरे नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली 1968 में आई थी, दूसरी 86 में आई थी, और अभी तीसरी 2020 में आप लोगों को देखने को मिली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये बताना है, जब हम लोग संविधान के अंदर में जाकर झांकते हैं एजुकेशन को कहाँ पर रखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, बताइए, देखता हूँ कौन बताता है। इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी चीज़ें, कि पैन इंडिया जो आईआईटी हैं और जो आईएससीज हैं, यानी कि जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वो मिलकर काम करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक रूट प्रॉब्लम जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, उसको अलग अलग फील्ड में उनको सोल्व करेंगे, मिलकर सोल्व करेंगे मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो चैलेंजेस हैं देश के सामने। सोचो आप लोग 1 मिनट के लिए, देश के अंदर में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो आ जाएं और बोलें कि हमारे एरिया में जो भी स्कूल है, जो भी हॉस्पिटल है, हम उनको ध्यान करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे। आईएएस के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने, और जो पॉलिटिशियन है उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने स्टार्ट कर दिए। आप लोग सोचो उन स्कूल की पोजीशन कैसी होगी। आईएएस के बच्चे, आईएएस के घर वाले, गवर्नमेंट जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनके घर वाले सबके अपना इलाज करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगे। डॉक्टर एक तरीके से आज की डेट में ना हर एक इंसान को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये मतलब ये अगर बात करोगे आप लोग 12th के बाद में हर एक इंसान चाहता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए, पर लेकिन इन रियलिटी किसी को भी ये जरूरत नहीं है कि अपने बच्चों को भी उनमें पढ़ा ले। अगर 12th से पहले बात करें तो हर एक प्राइवेट में पढ़ाएगा अपने आप को। तो जब तक हम लोग ये सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक एजुकेशन जो है उसके अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये बात मैं बताता हूँ आप लोगों को। उच्चतर, ये आप लोगों को देखने को मिला, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। उच्चतर आविष्कार योजना, ये आप लोगों को सामने निकल कर आए थे, जिसमें था कि हम लोग जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे। आज की डेट में आप लोग बीटेक कर लो, बीएससी कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, पर लेकिन आप लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको देखेंगे और दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें को जो बैलेंस पे पैटर्न में आप लोग लेकर आ सके। वरना इंसान पीएचडी करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उस इंसान को जॉब मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है आज की डेट में। इसके ऊपर फोकस देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी एक इनिशिएटिव है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। आइए पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने की बात की जा रही है कि क्यूएस रैंकिंग के बारे में। तो क्यूएस रैंकिंग जो है वो यूएसए बेस्ड एक थिंक टैंक जो है वो प्रस्तुत करता है। दूसरा बोला है क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग है यहाँ पर ये एनुअल पब्लिकेशन है यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव?
ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है? आंसर है ए, क्योंकि मैंने बोला अभी यूके बेस्ड थिंक टैंक है ना कि यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप लोगों से अच्छे से क्वेश्चन भी अगर आप लोग पकड़ लोगे एक बार तो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन तो आप लोगों से किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इसके अंदर में जब हम लोग रैंकिंग तैयार करते हैं तो कौन कौन से रेशियो इसके अंदर में ले आते हैं। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो है 5%, फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशियो है 20%, साइटेशन पर फैकल्टी है 20% और एम्प्लॉयर रेपुटेशन है 10%। तो करेक्टली मैच कौन सा है ये बताना है। ओनली 1 पेयर, 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं या फिर ऑल ऑफ द अबोव, सारे के सारे करेक्टली मैच हैं। बताइए यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी के बारे में मैंने बात की तो यहाँ पर 5% बोला गया, ठीक है। इंटरनेशनल फैकल्टी के बारे में 5% था या फिर कितना था बताइए। यहाँ पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। आंसर क्या हो गया? आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर डी हो गया, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर देखो एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयर रेपुटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी 10%। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो है 5%, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 5% देखने को मिलेगी। फैकल्टी जो स्टूडेंट रेशियो है 20% है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20% है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है साइटेशन पर फैकल्टी 20%, तो साइटेशन पर फैकल्टी 20%। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर आप लोगों का डी हो गया, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करो। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक था यहाँ पर, बहुत ही तसल्ली में यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा सकता है। रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है उसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगा तो दूर करके ही उसको जाना है, ओके। दोस्तों इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, कुछ नया जानने को मिलेगा यहाँ से आप लोगों को, और वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों के डायरेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब किस किस को पता है आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक बार आप लोग आंसर दे लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। और वो इन्फॉर्मेशन 3 फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। या तो वो वॉइस की फॉर्म में होगी, यानी कि कोई बोल रहा है जैसे आप लोग फोन पर बातें करते हैं, या फिर वो डेटा की फॉर्म में होगी, जैसे कोई डेटा SMS या फिर वीडियो या फिर फोटो आप लोग सेंड कर रहे हो, या फिर मतलब एक तरीके से डेटा होगा कोई भी, ठीक है, आप लोग जैसे फोटो सेंड कर रहे हो, या फिर वीडियो ट्रांसमिशन जैसे वीडियो कॉल वगैरह आप लोग करते हो। तो वॉइस, डेटा या वीडियो का ट्रांसमिशन जो ऑल टाइप ऑफ फॉर्म में जो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये एक तरीका टेलीकम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में टेलीकॉम भी बोल देते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये इस तरीके का एक यूनियन है जो कि इस पर्टिकुलर नाम के सामने इंटरनेशनल लगा हुआ है, तो यानी कि हमारे देश का तो है नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर वो इनोग्रेट करेंगे यहाँ पर अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कहाँ पर, ये भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी हमारे देश के अंदर में जो विज्ञान भवन है दिल्ली के अंदर में। तो एरिया ऑफिस और इसका इनोवेशन सेंटर जो रहेगा वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी यहाँ पर? इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड न्यूज़ है और हमारे देश में उससे रिलेटेड कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश है, उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो एक यूनाइटेड नेशन यानी कि UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यानी कि UN का बहुत जिगरी ER आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये ICT याद रखिएगा, शब्द कई बार इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके चलते आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग सरकारों के बीच में, इसी के साथ में प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिससे कि यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को जो है सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। ये इतनी पुरानी है कि इसको देख सकते हैं आप लोग, बाबा आदम के जमाने की है। 1865 में यहाँ पर 1865 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पर इसका नाम कुछ और था, आज मॉडर्नाइज कर दिया इसको। उस टाइम पर इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। 1947 में ITU जो है वो स्पेशलाइज एजेंसी बन गई UN की, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारे देश की है, तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होगी ITU की एक तरीके से ऑफिस की इंडिया के अंदर में। अब हमारे देश के अंदर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बन रहा है, तो ये बड़ी बात तो ही है, आप लोग समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में अभी आप लोगों को पता है 6G जो लॉन्च किया जा रहा है एक टेस्ट फॉर्म में। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अब तक हम लोग चीज़ों में बहुत पीछे रहते थे। जब दुनिया जो है 2G छोड़ चुकी थी, जब हमारे यहाँ पर 2G आया, दुनिया ने 3G जो है उड़ा दिया, 4G पर लग गई। जब हमारे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद में 4G आप लोगों को देखने को मिला, 3G 4G।
अभी यहाँ पर दुनिया के साथ में हम लोगों ने 5G का जो है एक तरीके से जो आप लोग बोल सकते हैं कि इनोग्रेशन किया, और 6G में हम लोग दुनिया से आगे भी आप लोगों को निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि 6G में भी हम लोग किसी से पीछे नहीं है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सामने वाले ने यूज करके छोड़ दिया और तुम उसको तब इस्तेमाल कर रहे हो। तो इससे सबसे बड़ी नुकसान क्या होता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। जब पुराने वेपन हम लोग यूज करते हैं, जब दुनिया यूज कर लेती है, तो तब हम लोग उनके पुराने वेपन यूज करते हुए नजर आते हैं। तो ये गलत चीज है, क्योंकि हम उनसे एडवांस नहीं हो पाते हैं कभी भी। उनके साथ में चलेंगे तो हम लोग एडवांस हो पाएंगे। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर इसका समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है यहां पर, ये है वर्ल्ड टीबी समिट। वो ऑर्गेनाइज कराएगी किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वर्ल्ड टीबी समिट है, ऑर्गेनाइज कौन करा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, किसके? हमारे देश की। तो इंटरेस्टिंग हो गया। हमारा टारगेट क्या है कि टीबी को रोकना है। अकेले तो रोकेंगे नहीं, पार्टनरशिप में रोकेंगे। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यहां पर देखने को मिला, उसके चलते हम लोगों ने बोला कि टीबी को हम लोग खत्म करेंगे। तो ये टारगेट है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम लोगों को खत्म करना है। हमारा टारगेट कब का है ये आप लोगों को बताना है, और दुनिया का टारगेट कब का है ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए पूछ रहा हूं, बताना है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो देखता हूं कौन कौन इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि हमारे टारगेट में और इंडिया के जो वर्ल्ड के टारगेट में आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया है। अगर इंटरेस्टिंग वे में आप लोग देखोगे, हम लोगों ने काफी काम भी किया इसके ऊपर, इंप्रूव हुई है सिचुएशन। अगर आप लोग देखोगे यहां से 2020 से 2021 में, पहले से हालांकि बड़ी थी, फिर चीजें देखिए चलती रहती हैं, और तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंप्रूव हुआ है ट्रीटमेंट, जो सक्सेस रेट है पहले के कंपेयर में 79 था, अब 85 हो चुके हैं यहां पर, अगर इंप्रूवमेंट आप लोग ट्रीटमेंट की बात करें। और ट्यूबरक्लोसिस सबसे खतरनाक चीज ये होती है, ये हवा में फैलने वाली बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर। तो इसको कंट्रोल करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते जब आप लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, आप लोगों को ये बताना है ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस गोल के अंदर में आएगी, बताइए जरा। चलिए सीधे सीधे बताता हूँ, हेल्थ वाला गोल होगा, ठीक है। 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई सा है, बता दीजिए। 5th भी है क्या? क्या लग रहा है? 5th भी हो सकता है। 5th गोल कौन सा पता है? चलिए बताइए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं यार, अगर आप लोग ढंग से इनको कवर करके चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारी सी न्यूज़ थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंट की न्यूज़ के बारे में। इन्वायरमेंट की न्यूज़ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि दुनिया में क्लाइमेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, बाढ़ हो रही है, सूखा पड़ रहा है, क्या क्या सिचुएशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, यानी कि भूकंप आ रहे हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है दुनिया में, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो IPCC एक ऐसी बॉडी है जो इन सब चीज़ों के ऊपर निगरानी रखती है और अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकाल कर आती है। तो 6th असेसमेंट साइकिल यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसके द्वारा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये साइंटिस्ट नहीं है कि इसके अंदर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट कंसल्ट करती है कि प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और उसके बाद में ये लोग जो है सोल्यूशन निकालते हैं। इस्टेब्लिश की जो यहाँ पर ये इस्टेब्लिश की जा रही है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1988, यानी से 1988 तक तो इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर लगा कि यार कोई ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए जो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करे, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में जब दिक्कत होना स्टार्ट होगी तो लगा कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो तब चल के यहाँ पर ये जो बॉडी है ये स्टेब्लिश यहाँ पर की गई है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर जो थे बर्ट बोलिन, ये फाउंडर IPCC को आप लोगों को पता ही यहाँ पर। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि इसको बनाने वाली पापा कौन है इसके, यानी कि पापा ने पैदा किया है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से बन जाया करते हैं, तो अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये 1 टिग्रिस यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 जगह, दोनों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक तो देखने को मिलेगा यहाँ पर कोटा मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। दूसरा है बूंदी रामगढ़, और इसको बोलेंगे बेसिकली विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर, दोनों राजस्थान के अंदर में है। तो यहाँ पर टिग्रिस यानी कि जो एक तरीके से जो मतलब रिलीज की गई है टाइगर, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो लोकेशन का नाम एटलीस्ट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे आप लोग कहाँ पर है ये, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए राजस्थान के अंदर की मैंने आप लोगों से बात की है, तो यहाँ से आप लोग लोकेशन देख सकते हैं।
जैसे राजस्थान के अंदर में क्या क्या है, अलवर सरिस्का आप लोगों को टाइगर रिजर्व के बारे में पता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाई माधव ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व आप लोगों को पता है। ये है कोटा मुकुंद्र हिल, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये बूंदी वाला है जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, खासकर अगर आप लोग इन पर्टिकुलर एरिया से आते हैं राजस्थान से, तो आप लोगों से वैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैप बेस्ड लोकेशन बनते हैं। और अभी आजकल ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे इसलिए भी जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब पेपर होता है आईएफएस का, यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट वाला है, और प्रीलिम्स दोनों का साथ में होता है, तो थोड़ा सा उनकी भी मजबूरी है यार, वो रखना पड़ता है उनको पेपर के अंदर, ठीक है। तो उनकी मजबूरी का भी ध्यान रखो, उसी हिसाब से तैयार करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पर एक सेंसस यानी कि जनगणना कंडक्ट की गई, कहाँ पर, कश्मीर के अंदर में दचिगाम नेशनल पार्क है, यानी कि 10 गांवों को हटाकर ये नेशनल पार्क बनाया गया था यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं इसका नाम ये पड़ा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हंगल, जो कश्मीरी स्टेग भी इसको बोलते हैं। देखने में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, 12 सिंगा टाइप में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि इंक्रीज हो गई है इनकी संख्या ओवर द टाइम नेशनल पार्क के अंदर में अगर बात करेंगे, तो ये पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पर, यानी कि जो चीजें खत्म हो रही हैं दुनिया में से और दुनिया उनको लेकर चिंतित है, यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ गई है ना। इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेचारे ये भी भाग जाते होंगे कई बार टेररिस्ट की हरकतों को देख के, कहीं कुछ कर रहे हो कहीं कुछ कर रहे हैं। अब वो टेररिज्म थोड़ा सा कम हुआ है तो इनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कश्मीर जो स्टेग है यहाँ पर, ये एक सब स्पीसीज है, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर में आती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन रेड डियर। जो रेड डियर है उसकी एक तरीके से ये सब स्पीसीज है जो कि कश्मीर के अंदर या फिर उसके आसपास वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डेंस जो एक रिवर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे उस रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में और हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को ये भाई साहब देखने को मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, यह है आप लोगों के सामने दचिगाम नेशनल पार्क। तो दचिगाम नेशनल पार्क आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कहां पर लोकेटेड है। तो दचिगाम नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को लोकेशन बता दी, और जम्मू एंड कश्मीर कितना ज्यादा न्यूज में रहता है किसी न किसी रीजन की वजह से, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोग ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, इस तरीके से अगर चीज़ें न्यूज़ में है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दचिगाम नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है, सेंसस कंडक्ट कराया गया यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये बेसिकली, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये किसकी सब स्पीसीज है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों की बन जाती है, तो माइंड में इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो न्यूज़ है ये स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों की देखने को मिलेगी, और 3 स्टेट से में से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को तो थोड़ा और ध्यान देना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आते हैं। कौन कौन आता है इन स्टेट से बताइए। ये 3 स्टेट मिलकर अभी इलीगल जो माइनिंग होती है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलीगल तरीके से जब कहीं पर रेत निकाला जाता है, कोई खुदाई की जाती है, और बात की जा रही है सैंड माइनिंग की, यानी कि रेत के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर खासकर नेशनल चंबल जो सेंचुरी है उसके अंदर में, तो ये तीनों के तीनों स्टेट जो हैं ये इसके ऊपर काम करेंगे। आप लोग बोलोगे तीनों को काम करेंगे, क्योंकि जब लोकेशन आप लोग देखोगे इसकी, तो इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इसके बॉर्डर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि ट्राई जंक्शन, एक तो इंटरेस्टिंग चीज पूछा जा सकता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो किस किस राज्य में पड़ती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, घड़ियाल के बारे में मैंने बताया था कि मगरमच्छ का जो एक तरीके से भाई बोल सकते हो, बहन बोल सकते हो, वो लंबी चोंच वाला, ठीक है, जहां पर पाया जाता है। इसका मतलब ये कि वहां पर पानी जो है काफी साफ स्वच्छ है, तो इसलिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। रेड क्राउंड जो रूफ टर्टल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये भी यहीं पर पाया जाता है। और इंडेंजर्ड गंगन जो गंगास जो रिवर डॉल्फिन है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर ये जरूरी है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, वरना इनकी जो संख्या पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो चंबल जो है यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर फेमस भी है। पॉपुलेशन जो घड़ियाल की बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में यहाँ पर पाई जाती है, और रिसेंटली अभी ये घटती हुई भी नजर आई। अब ये तो चलो वैसी बातें होगी इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या क्या है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये एक तरीके से घड़ियाल की पॉपुलेशन के लिए तो सही है, पर लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों का जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर ये चंबल रिवर, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक तरीके से मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर है इंडिया के अंदर में, इसीलिए यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिंबल है कि ये रिवर में पोल्यूशन नहीं है। जब घड़ियाल की संख्या जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, इसको लेकर कोई भी डाउट अब आप लोगों के माइंड में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और जो होगा तो उसको दूर करना है, ठीक है।
तमिलनाडु की असेंबली के द्वारा यहाँ पर रीअडेप्ट किया जा रहा है नेशनल प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन रेगुलेशन एंड ऑनलाइन जो गेमिंग बिल है। ये अभी रिसेंटली गवर्नर साहब के द्वारा इसको आप लोगों को पता है छेड़खानी की गई थी, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था, मैंने डिस्कस किया था। तो देखो फिर से इसको अडेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा अभी यहाँ पर स्टेट यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल स्टार्ट किया गया। यूथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है ताकि गेम्स वगैरह को जो है वो बढ़ाया जा सके। कहीं ना कहीं यूथ के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और हम अपने देश के यूथ को एक सही डायरेक्शन भी देना यहाँ पर चाहते हैं। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है मध्य प्रदेश है यहाँ पर, जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश से आते हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए स्टेट जो है काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो इसको आप लोग अगर हो किसी कैटेगरी में स्पोर्ट की और लगता है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने फंगस के बारे में सुना होगा, यानी कई बार फंगस लग जाता है, फफूंदी लग जाती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन ब्रेड को रख दो कुछ दिनों तक तो उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी, देखने को मिलेगा आप लोग कि यार ये क्या हो गया। तो ड्रग रेजिस्टेंस और पोटेंशियली डेडली फंगस जिसका नाम है कैंडिडा ओरिस, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर फैल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। देखिए फंगस कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर उन एरिया में फैलता हुआ भी नजर आएगा जहां पर एक तरीके से मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। दीमक जो है इन एरिया में जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत लार्ज स्केल पर मतलब एक तरीके से बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान दीमक पहुंचाती है इन एरिया में। तो मौसम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ काफ़ी एक तरीके से अच्छी खासी धूप भी देखने को मिलती है, बारिश भी, और आप लोगों को सर्दियों में सर्दी भी देखने को मिलती है। अभी जो कैंडिडा ओरिस है यहाँ पर, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर यूएसए में फैल रहा है। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और खासकर साइंस से क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, तो थोड़ा सा उस तरीके से भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है बेसिकली इसका नाम पहले तो आ गया था कि ड्रग रेजिस्टेंस फंगस है, मतलब ड्रग्स को रेजिस्ट कर रहा है, ड्रग्स का इसके ऊपर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से यूएसए के अंदर में काफी ज्यादा दिक्कतें अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगस है यहाँ पर, कैपेबल है कोजिंग इन्वेसिव इन्फेक्शन, यानी कि लार्ज स्केल पर ह्यूमन की बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन फैला सकते हैं यहाँ पर ये। और ये सबसे बड़ी बात कहां पर है, पहली बार इसको 2009 में जापान के अंदर में आइडेंटिफाई किया गया था। तो मिला था जापान में पहली बार, अब पहुंच गया यूएसए में। तो कहां से कहां छलांग लगाई जा रही है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो पूछा जाए तो फंगस एक तरीके से फंगल बीमारी बोल देंगे, वायरस है या फिर कुछ और बैक्टीरिया, तो फंगस याद रखिएगा, ठीक है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब दवाइयां दे तो सामने वाले के ऊपर काम ना हो। जैसे आज के डेट में मोर्टीन लगा लो, ठीक है, चाहे आप लोग अपना कुछ भी लिया हो जुगाड़ पानी करके मोर्टीन लगा लो, चाहे वो एक तरीके से लिक्विड वाला यूज़ कर लो, चाहे उनके ऊपर आप लोग स्प्रे कर लो जहर का, वो भागते नहीं मच्छर आज के डेट में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। ये भी एक कई बार ऐसा रहता है कि देखिए जब ऐसी न्यूज़ आती है तो वो कहीं ना कहीं हमको ये बताती है कि अब हम भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर में भी कुछ ऐसा काम यहाँ पर किया जा रहा है कि प्राइवेट को साथ में लाकर हम लोग काम करा रहे हैं, जैसे यूएसए वगैरह में बड़ी बड़ी कंट्री में होता है, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर कार्बोरडम जो यूनिवर्सल लिमिटेड है, एक कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मटेरियल साइंस के अंदर में, उसको लाइसेंस ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा कि बेटा ये लो टेक्नोलॉजी और काम करो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये क्या है, ये है सेरेमिक जो रेडोम होता है, यूज़ किया जाएगा एरोस्पेस और मिसाइल सिस्टम के अंदर में। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ काम स्टार्ट किया घर में, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए अपने घर के अंदर में कुछ छोटा सा सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें आप लोगों ने अचार बनाने की फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अचार तो आप लोगों ने बना लिया पर इसको बेचना कैसे है मार्केट में वो आप लोगों को आता नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों ने अमेजन या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक नहीं ऑनलाइन सिस्टम से कॉन्टैक्ट किया, वो आप लोगों का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आप लोगों का प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई हो रहा है, आप बस अपने काम पर फोकस करो। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ना जैसे ऐप चलते हैं आप लोग देख सकते हैं, तो टीचर जो है वो पढ़ाने पर फोकस रहेंगे, टेक्निकल टीम जो है जो भी ग्लिच आएंगे उसके अंदर में कोई इशू आ रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहा है वो नहीं हो रहा है, तो टेक्निकल टीम का काम हो गया, टीचर बस अपना पढ़ाने पर फोकस रखे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ये हम लोगों ने उनको ट्रांसफर कर दिया काम कि आप लोग इस काम को देखो। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ है उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई और उनको ट्रांसफर कर दी कि भाई साहब अब ये प्रोडक्ट तुम बनाओ, और दोनों एक एग्रीमेंट में आ गए यहाँ पर कि हम लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सेरेमिक जो रेडोम टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है मिसाइल जिसके चलते यहाँ पर यूज़ की जाती है मिसाइल के अंदर में, और क्लासिफाइड की जाती है इनऑर्गेनिक और इसी के साथ में नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो कि काफ़ी इसेंशियल है डे बाय डे की लाइफ में भी। तो इसके ऊपर जब काम चलेगा तो आप लोग समझ सकते हैं तो कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये आज की डेट में अगर बात करें इसके बारे में। ये एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स
फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एलिमेंट्स सच एज रेन, स्नो, यूवी या स्ट्रो जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट है या फिर स्ट्रॉन्ग विंड है। तो बहुत सारी चीज़ों को भी आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम को साथ में लेकर चलना स्टार्ट कर दिया है। फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि अब जो बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती थी वो डिपेंडेंसी घटती हुई नजर आएगी, अब उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में यहाँ पर आती है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो जो होती है वो एक अलग तरीके से काम करती है। अच्छा, इसरो किसके अंदर में आती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, देखिए इसके बारे में जाकर कि इसरो किसके अंडर में आती है और बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये, हालांकि ये मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। बात की जा रही है इंटरपोल के बारे में। इंटरनेशनल पुलिस आप लोग बोल सकते हैं, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। अगर देश के अंदर में आप लोग सोचो, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भगोड़ा भागकर चला गया तो राज्य की और पुलिस जो है आपस में मिलकर काम कर लेगी। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो गुजरात में कांड करे और भागकर जो है वो इंसान जो है पहुंच जाए मध्य प्रदेश में, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेगी। पर लेकिन गुजरात से अगर वो भाग जाए सीधा का सीधा इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर उसको देखना पड़ेगा, तो उस टाइम पर इंटरनेशनल पुलिस यहाँ पर पिक्चर में आएगी। तो बात की जा रही है यहाँ पर मेहुल चोकसी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके खिलाफ रेड नोटिस इशू किया गया था, पर लेकिन फिलहाल वो रेड नोटिस जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। सीबीआई हालांकि बोल रही है कि देखते हैं कि मैटर क्या है। अभी रेड नोटिस का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन की लोकेशन पता होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना होता है। बेसिकली वो वांटेड पर्सन होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर अरेस्ट करने के लिए रेड नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। पर लेकिन विड्रॉ कर लिया तो यानी कि इसका मतलब वो अब सेफ है इंसान। इसके चलते यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ निकलकर सामने आई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन इशू करता है इसको, तो इंटरपोल इशू करता है। क्या एक अकेला नोटिस इशू करते हैं? नहीं, ये 8 तरीके के नोटिस हैं। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, या फिर इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो जैसे मिसिंग पर्सन के लिए हो गया, वांटेड के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया, अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे थ्रेट के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि कौन सा नोटिस जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो पता रहेगा आप लोगों की, वाह क्या न्यूज़ थी, हमको पता था, ठीक है। यूएसए का जो फेड रिजर्व है उसने अभी 25 बेसिस पॉइंट जो है रेट बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हालांकि वहां पर अभी देखिए बैंक फेलियर भी हो रहे हैं, उसके बाद भी रेट बढ़ा रहे हैं, तो रेट घटना चाहिए था। चलिए जो भी है, चाइना और यूएसए जो हैं वो लंगोटिया यार बनते जा रहे हैं रसिया की, बेसिकली यूएसए की हरकतें की वजह से। चाइना और रसिया, चाइना रसिया लंगोटिया यार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट है अभी रसिया की विजिट पर थे और उन्होंने उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया कि आओ भाई साहब स्वागत है आपका, आप ही तो हो जो हमारे कर्णोधार हो आज की डेट में। तो देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट यहाँ पर बात की जा रही है रिलेशन के लिए, अब जय और वीरू वाला रोल प्ले करते हुए यहाँ पर ये नजर आएंगे, ठीक है। यूएसए और अर्जेंटीना जो है यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पर लुइस जो यहाँ पर कैफ्रेली, तो यहाँ पर याद रखिएगा एबिल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इस तरीके की न्यूज़ बने तो हल्का सा ये आइडिया जरूर रखना है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है डिफेंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोबरा वॉरियर किस किस के बीच में एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो यूके की एक अंदर एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएसए और सिंगापुर ये भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एक है कोनकन 2023 यहाँ पर, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी रॉयल नेवी ऑफ द ब्रिटेन और इंडियन नेवी की। ये अभी आप लोगों को अरेबियन सी के अंडर में देखने को मिली, तो याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना एक्सरसाइज, ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी। मान लीजिए एनडीए सीडीएस का भी पेपर आप लोग देने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करोगे तो दूसरे स्टूडेंट के ऊपर आप लोग की एज हो जाती है जब इस तरीके की एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा याद रखा करो, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है अरुद्रा। अरुद्रा जो एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सरसाइज नहीं है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में 3700 करोड़ रुपए का यहाँ पर, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर अरुद्रा मीडियम पावर रडार ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। अक्सर ये चीज़ें हम लोग बाहर से खरीदा करते थे। अच्छी चीज़ क्या लग रही है यहाँ पर देखने की, अब ये चीज़ें जो हैं अपने ही देश में हम लोग बना पा रहे हैं, बाहर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब निकल कर आती है कि नहीं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट, ये है हेम शक्ति के बारे में, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, जो कि हैदराबाद बेस है यहाँ पर, प्रोक्योरमेंट करने के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। तो 2 वॉरफेयर सिस्टम यहाँ पर बेसिकली लिए जाएंगे इनके द्वारा, ठीक है। तो ये हैदराबाद बेस है यहाँ पर। तो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अलग अलग सेक्टर की न्यूज़ आप लोगों को बताई जाती हैं ताकि अलग अलग तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, जहां पर भी चाहें आप लोग इन न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। पर्सन इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पर्सन इन न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर आप लोग देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। पहली है कार्नेटिक वोकलिस्ट, जो बॉम्बे बेस्ड आप लोगों को यहाँ पर जयश्री देखने को मिलेगी। इनको अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है संगीत कलानिधि अवार्ड, जो कि म्यूजिक अकेडमी फॉर 2023। तो संगीत कलानिधि अवार्ड जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक, जो बेसिकली म्यूजिक रहता है इसमें। और ये कंफर्म किया जाता है किसके द्वारा, मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा। तो किसको मिला है यहाँ पर, तो ये जयश्री जी को मिला है। कल को पर्सन इन न्यूज़ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका फील्ड पूछा जा सकता है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंडियन पर्सनैलिटी है जिनका नाम है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, इनको अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है यहाँ पर, किसके अंदर में, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अंदर में देखने को मिला है यहाँ पर। तो ये याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर में इनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड जीता गया है। देखिए जब यूथ इस तरीके के कारनामे करते हैं ना देश के अंदर में, तो गर्व फील होता है कि कितनी सही डायरेक्शन में हमारे यूथ चल रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई बार आ जाते हैं, खासकर इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आज की, ये है स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा सकता है कि रीच आउट स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, रीच आउट स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, ये भी पूछा सकता है। तो रीच आउट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच, यानी कि एक तरीके से सिस्टम ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत में रिसर्च किया जा रहा है, डेवलपमेंट की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों को पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा रीच आउट का मतलब क्या है, यहाँ पर एजुकेशन और जो इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पर इसी के साथ में जो रिसर्चर हैं या इंडस्ट्री हैं, वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ में आएंगे और मिलकर काम करेंगे कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। नॉर्मली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में होना चाहिए था, पर लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, तो डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए। इसके अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है अर्थ सिस्टम साइंस के अंदर में। इसी के साथ में इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात की जा रही है ऑपरेशनल ओशिनोग्राफी के अंदर में, जिसको यहाँ पर ITCO ओशियन आप लोग बोल सकते हैं। प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल मैन पावर इन द अर्थ साइंस, तो यहाँ पर ये बेसिकली DES के ये आप लोगों को डेस्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोग्राम है और इसका बेसिक पर्पज क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी एक शानदार ये प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री के साथ में, ताकि अच्छे से हम लोग इन चीज़ों को डेवलप कर सके अपने ही देश के अंदर में। स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है एंटायर कंट्री के अंदर में, स्टेट वाइज नहीं, पूरे देश के अंदर में, ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल किया जा सके। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है, ओके। दोस्तों जब राहुल गांधी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया यहाँ पर, तब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे को ब्लैक डे के रूप में यहाँ पर बोला कांग्रेस के द्वारा और दूसरी जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी मेन है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है आगे आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। पर लेकिन ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर 2 तरीके से आप लोगों को डेफेमेशन देखने को मिलते हैं, सिविल और क्रिमिनल कैटेगरी में। तो याद रखिएगा क्रिमिनल कैटेगरी में यहाँ पर इनको 2 साल की सजा दी गई है। तो इसके चलते यहाँ पर इनकी जो सदस्यता है वो रद्द आप लोगों को होती यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आगे जिस तरीके से अगर जैसे कि अब आप लोग देखने को मिलेगा ये हाई कोर्ट में जाएंगे, आगे गुहार लगाएंगे, अगर वहाँ से इनको रियायत नहीं मिलती है तो ये समझो कि यहाँ पर इनका पत्ता कट चुका है आगे आने वाले 8 साल के लिए। ये अभी अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग को आर्टिकल 19 के तहत में मिलती है संविधान के अंदर में, पर लेकिन आर्टिकल 19 का 2 जो है वो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से चीज़ों को करने से रोकता है। अगर किसी को भी आप लोग
कोड ऑफ कंटेम्प्ट करते हो, यानी कि एक तरीके से जो कोर्ट है उसकी अवहेलना करते हो, डिफेमेशन किसी की मानहानि करते हो, या फिर कोई भी ऐसा हरकतें करते हो जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ गलत एक तरीके से उकसक जाएं लोग और यहाँ पर कुछ हरकतें करने लगे, तो ये डिफेमेशन का चार्ज यहाँ पर इनके ऊपर लगा। 2019 का केस था, मैंने आप लोगों को बताया था। इन्होंने बोला कि मोदी नाम के जो लोग होते हैं वो चोर होते हैं, तो बोला गया कि मोदी जो एक कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर में, ये पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ बनी थी और ये अभी आप लोगों के सामने बेसिकली ये एक इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था इसको भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। मैंने देखो इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में आप लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ये मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करते हो अक्सर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, बिल्कुल सही, वाओ यार आंसर सी हुआ, क्योंकि दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। पर लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठते हो तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये क्या था यार, इनकरेक्ट तो देखना ही भूल गए। तो ये चीज़ जब आएगी, जब आप लोग अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर करते रहना है अगर चाहते हो रियलिटी में चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना, ओके। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ये रिसेंटली अभी काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली और दुनिया की मीडिया के द्वारा कवर की गई कि यहाँ पर अंडर वाटर ड्रोन, ये जो कि ट्रिगर कर रहा है रेडियो एक्टिव सुनामी, नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी टेस्ट किया गया है। वैसे ऐसे बम पटकाते रहते हैं बेसिकली यहाँ पर, ताकि यूएसए जो है वो और इसके पड़ोसी देश जो हैं वो अपने दायरे में रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा कोशिश की गई कैसे दोनों का मेल जोल कराया जाए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, पर लेकिन वो विफल रहे यहाँ पर। और आज की डेट में जो लीडर हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के, वो यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से साउथ कोरिया, जापान जो कि यूएसए के बहुत बड़े अलाई हैं, वो बेसारे सदमे में आ जाते हैं कि ये पता नहीं पागल इंसान क्या हरकतें करेगा। देखिए अगर इसके पास में न्यूक्लियर वेपन ना होते अब तक यूएसए इसका कचुम्बर निकाल चुका होता। इसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, ऊपर से चाइना का बहुत ही तकड़े वाला सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जैसे इजराइल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए यूज करता है, ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली जो है चाइना यूज करता हुआ नजर आता है। सब अपने अपने हथियार तैयार रखते हैं अगर किसी को मजा चखाना है। तो अभी यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई कि इनके द्वारा यहाँ पर ये एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसकी वजह से किम जोंग उन जो है भाई साहब पूरा न्यूज़ में रहता है लड़का, ठीक है। गोलू मोलू सा लड़का जो है दुनिया की नाक में दम किए रहता है हमेशा, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। ये राजस्थान के अंदर में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक बिल लाया गया हेल्थ से रिलेटेड, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना। बहुत सारी बातें जो है हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। खासकर जब बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो ये एक फंडामेंटल इशू भी हो जाता है। पर डॉक्टर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी ये एक छोटी सी न्यूज़ है, मैं अभी यहाँ पर कवर करता हूँ। डॉक्टर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मुद्दा ये बन गया है फिलहाल के टाइम पर कि कोई भी अगर ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो दिक्कत में है तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा सकता है बिना पेमेंट किए हुए, एक तरीके से बिना अपनी फ़ी एक तरीके से भरे हुए। इसकी वजह से खासकर जो प्राइवेट जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन वाले जो लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग हैं, वो पैनिक में आ गए हैं और उसके चलते गवर्नमेंट वाले भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेडिकल सर्विस जो है वो इफेक्ट है राजस्थान के अंदर में, क्योंकि अपोज कर रहे हैं हेल्थ बिल का। तो पूरा बिल क्या है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, क्योंकि देखिए तसल्ली में जब चीज़ें डिस्कस की जाती है तो तब अच्छा रहता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक कर सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन रही है बार बार कि देखिए अभी जो है एश्योरेंस दे रहे हैं यूएसए और यूके वाले इंडिया को, हमारे जो मिशन है इनके देश में वो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारा झंडा उतारा गया, वो सभी इशू देखने को मिला। तो इंडिया ने बड़े ही तकड़े शब्दों में कहा कि तुम्हारा एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमको एक्शन चाहिए। जिसने हरकतें की है उसके ऊपर एक्शन लो, हमारे देश की एक तरीके से झंडा उतार कर ये जो हरकतें की गई है ये सही नहीं है, इसके ऊपर एक्शन चाहिए हमको। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली राहुल गांधी साहब को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया और ये कह रहे हैं कि एक तरीके से कहीं सोची समझी साजिश है। ऐसे ही यहाँ पर लक्षद्वीप के एक एमपी हैं, उनको भी यहाँ पर आज जो है वो डिस्क्वालीफाई किए गए थे, जिनका नाम है यहाँ पर मोहम्मद फैजल। तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में रहे यहाँ पर, क्योंकि इनको लोकसभा में अभी एंट्री नहीं मिली है। तो इनके ऊपर भी आरोप थे जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। हालांकि इनका मैटर जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर इस तरीके के मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से कहने के लिए अभी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, एक तरीके से कहने के लिए न्यूज़ है, पर लेकिन यहाँ से बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार।
तो इसको थोड़ा सा भी आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं लेकर चलना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो इसके बारे में आइडिया रखना है, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें हैं आगे इनके ऊपर आर्टिकल आएंगे तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से लेकर चलेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अब चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। ये है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में कि इंटरनेशनल SME, यह है कन्वेंशन 2023 ISC, ये ऑर्गेनाइज कराया गया जॉइंटली इंडिया और SME जो फोरम है उसके द्वारा। तो इसमें की पार्टनर कौन था? ये बेसिकली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला एरिया है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं इनके बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, सही आंसर क्या है इसका, ये आप लोगों को बताना है कौन काम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर, जिसके द्वारा एक्शन लिया गया पास्ट डेटा को लेकर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न हाउ टू टेक द एक्शन फ्रॉम द पास्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। रिएक्टिव AI, जनरेटिव AI, थ्योरी ऑफ द माइंड AI या फिर सेल्फ अवेयरनेस AI। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अभी अरेस्ट वारंट इशू किया गया दुनिया के एक लीडर के लिए। तो वो लीडर किस देश के हैं? रसिया, यूक्रेन, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया। तो वांटेड टेररिस्ट बना दिया है इंसान को। तो आप लोगों को नाम बताना है कि किस पर्टिकुलर कंट्री से हो, ठीक है। बात की जा रही है कौन सी कंट्री के बारे में, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है उसका एक्शन की बात की जाए 2023 एज ए टूरिज्म डेवलपमेंट इन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। तो ये आप लोगों को बताना है किस पर्टिकुलर देश से रिलेटेड है, यहां पर चाइना, रसिया, इंडिया या फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन में आप लोगों का CSAT का क्वेश्चन रहता है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो देखता हूँ कौन सही जो है आंसर देता है, इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है आप लोगों के, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आंसर यानी कि C, यानी कि थर्ड एनुअल एडिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के चलते यहाँ पर। तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है और की पार्टनर स्टेट पर आप लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी एसोसिएटेड नजर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश है यहाँ पर, जो कि की पार्टनर के तौर पर है यहाँ पर ये, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यह है क्या है? यह है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है ये एक तरीके से बिहाइंड ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले टाइम में इंसानों का काम खत्म हो जाएगा, सारा काम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। इनका इस्तेमाल देखना आप लोग कहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जो अपडेट नहीं रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इशू किया गया अरेस्ट वारंट किसके लिए? ये रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनके लिए। यहाँ पर बेसिकली व्लादिमीर पुतिन जो साहब जो हैं, व्लादिमीर पुतिन, उनके लिए यहाँ पर ये इशू किया गया क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसे एक्टिविटी की गई जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो है दिक्कतें देखने को मिली यूक्रेन के अंदर में, ठीक है। तो एलिगेशन है यहाँ पर एब्डक्शन, जो बच्चों को यहाँ पर एब्डक्ट करने की भी बात की जा रही है, तो इसलिए भी यहाँ पर बात की बच्चों के अपहरण किए गए, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन उनके ऊपर लगाई जा रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कहाँ पर जाकर रुकती है, अभी चीजें सुधरती नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताइए, ठीक है। देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये इंडिया से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसके बारे में। आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये मैंने डिस्कस भी किया था वाराणसी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये अभी आप लोगों को पर्टिकुलर सिस्टम देखने को मिला। टूरिज्म मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर वाराणसी के अंदर में, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी ये रिलेटेड था। तो ये हमारे देश के अंदर में है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप पूछा था आप लोगों से, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पर ए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करा करो ताकि आप लोग जो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। अब है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है सोर सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक रामसर साइट है और रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर रामसर साइट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पड़ोस में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी यमुना रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर सोर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है? ये आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है। देखिए कई बार ना कई सारी चीज़ों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि कई बार जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि पहले क्या नाम था, फिर अभी रिसेंटली उसका क्या नाम हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखा करिए कि जब नाम चेंज होता है तो पुराना भी नाम आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये केथम लेक सेंचुरी, इसको केथम लेक सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। अब केथम लेक सेंचुरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि केथम लेक है यहाँ पर, जो कि विद इन द सार सरोवर बर्ड सेंचुरी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। हर एक चीज के पीछे कुछ रीजन होगा, बिना रीजन के दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है।
इसी के साथ में याद रखिएगा ये डेजिग्नेटेड किए गए एज ए प्रोटेक्टेड रामसर साइट 2020 में, यानी कि ताजी रामसर साइट भी बनी है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो सार सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो लगभग 15 एकड़ में फैली हुई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर काफी माइग्रेटरी और लोकल बर्ड यानी कि पक्षी जो है वो आप लोगों को आते हुए नजर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। दोस्तों कुछ नए शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में ऐड करने जा रहा हूं, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश जो है वो सिखाने जा रहा हूं, कुछ इंग्लिश इंप्रूव कराने जा रहा हूं। आप लोगों की बोलने, समझने और लिखने में बहुत फायदा होगा। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, या आप लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी में जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं तो शब्द आप लोगों के पास में होते हैं, तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। पहला जो शब्द है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और इसका उदाहरण बड़ा प्यारा होगा आप लोगों के लिए। बात की जा रही है बिलिटलिंग के बारे में। बिलिटलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस देना, यानी कि उसका महत्व कम कर देना। अभी आप लोगों को पता है हमारी जो एम्बेसी थी यूके के अंदर में, उससे हमारा झंडा हटा दिया गया। तो जैसे ही वो झंडा हटाया गया तो हम लोगों ने क्या किया, यूके की जो एम्बेसी थी हमारे देश के अंदर में, हम लोगों ने बैरिकेड हटा दी कि कोई भी जाओ और एंजॉय करो। यानी कि जब वो हमारी सिक्योरिटी नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग उनकी सिक्योरिटी क्यों रखें, हम लोगों ने उनको कम महत्व दिया है यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये महत्व कम देने वाली बात यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं बिलिटलिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप लोग सोच सकते हैं किसी चीज़ को कम महत्व देना, जिंदगी में भी आप लोग ये कर सकते हैं। ऐसे इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी को इरिटेट करें, ऐसे इंसान जो कि आप लोग को इंपॉर्टेंस न दे, आपके टाइम को इंपॉर्टेंस न दे, आप भी उनको इग्नोर करना स्टार्ट करो और अपनी चीज़ों पर फोकस देना स्टार्ट करो। तो ये शब्द होगा बिलिटलिंग। तो इंपॉर्टेंट है, यूज़ भी कर सकते हैं आसानी से। आखिर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेरिकेट कर रहे थे, यानी कि चालबाजी कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारे ऊपर ऐसे प्रेशर बनाया जा सकता है। हम लोगों ने नई चालबाजी खेल दी। इवन उनकी एम्बेसी के पास में हम लोगों ने बोला अभी पब्लिक टॉयलेट भी बनाया जाएगा, ठीक है। उससे यूके ने बोला ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बोला हम तुम्हारी सिक्योरिटी का ध्यान क्यों देंगे, हमारी एम्बेसी के ऊपर चढ़कर उसका झंडा उतार दिया गया बेसिकली एम्बेसी के ऊपर से हमारा। तो आप लोग इतनी हरकतें कर रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते, तो ज़्यादा चालबाजी नहीं करने का, ठीक है। तो यह है प्रिवेरिकेट। तो ऐसे शब्द आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चालबाजी यानी कि झूठ बोलना, बदतमीजी करना, धोखा कपट करना, इस तरीके की जो स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो अनट्रू हो, तो इसके लिए आप लोग ये शब्द जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द काफी इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों ने सुना होगा। जब कोई कंपनी आप लोग स्टैब्लिश करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप आप लोग लेते हैं, यानी कि वो मालिक है उस चीज का, उसके सिग्नेचर की जो बेसिकली वहां पर कहीं पर एक तरीके वैल्यू होती है। एक पर्टिकुलर पर्सन जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो इसको स्वामी, धारक, जमींदार, जो भी आप लोग बोलो, ओनर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन क्या होता है? एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, प्रोसेस होता है क्लेम करने के लिए समथिंग, कि उसको क्लेम करना है, रिक्लेम करना है, ठीक है। उस चीज को पुनः प्राप्त करना है। एक तरीके से ना, एक किसी चीज कोई खो गई है, गुम हो गई है, उसको फिर से एक तरीके से प्राप्त करने का जो प्रोसीजर, उसको रिक्लेम करने की बात बोलते हैं कि हाँ उसने उसको रिक्लेम कर लिया है। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने, ये है इनएडवर्डेंट। तो इनएडवर्डेंट मतलब होता है बेपरवाह, किसी चीज को लेकर टेंशन ही नहीं है, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं बस मस्त तरीके से। यानी कि सर पे टेंशन आ गई पर भाई को अपना मजे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल पेपर है, शाम को 10-11 बजे तक, मतलब 12-1-2 बजे तक मूवी देखकर सो रहे हैं, सुबह को निकलना है 7 बजे, फिर जैसे तैसे अफरा तफरी में जाएंगे, सेंटर पर लेट पहुंचेंगे, अलग ही जोन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर ऐसे इंसान को ऐसी ही जिंदगी मिलती है जैसी हरकतें करता है। तो बड़े ही प्यारे ये शब्द थे, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना जिससे कि मुझे पता चलता रहे, और सारा रिविजन जरूर कर लेना। जो पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो भी शब्द सीखे हैं उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना आसान नहीं है, मुझे पता है कि आधे से भी कम लोग जो है इसमें आलस करेंगे, पर लेकिन ट्राई जरूर करना, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सब भूलते चले जाओगे। दोस्तों कैसा लगा आज का डिस्कशन? फीडबैक देना मत भूलिएगा, फीडबैक जरूरी है क्योंकि उससे मुझे पता चलता रहता है कि चीज़ों को कैसे इंप्रूव करना है। और इसी के साथ में यहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और टेस्ट पर टाइम से पहुंच जाना, एग्जैक्ट 9:30, ठीक है। जो एग्जाम का भी आप लोगों का टाइम होता है उसी पे टाइम यहाँ पर रखा गया है। और शाम को 5 बजे तैयार रहना आप लोगों की मंथली वीडियो के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करो और फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, ताकि उसको आने वाले टाइम में और अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। टेलीग्राम यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से है, जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, टेंशन मत लो और बिंदास लाइफ को एंजॉय करो। ओके।